दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो चलेगा जो बिहार बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 1 द पेज फॉर लिविंग का एक वीडियो क्लिप है। आप उसे देखो, उससे आपको पूरी स्टोरी 30 सेकंड के अंदर समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। और याद रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से इंग्लिश बहुत ही अच्छा आपका होने वाला है। एक लेखक एक बार घूमने के लिए डबलिन जाता है। उसे नाटक देखने का शौक होता है। वह नाटक देखने पहुंच जाता है। उस नाटक में वह एक कॉर्न मर्चेंट मक्के के व्यापारी को देखता है। वह व्यापारी बहुत ही परेशान और हताश होता है। वह एक प्रकार से दिल का मरीज हो गया हुआ होता है, क्योंकि उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा होता है और उसकी पत्नी जो बहुत ही खूबसूरत थी उसे हॉलीडे में 10 यूरो उड़ाने का शौक होता है। पार्ट 2 के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल टर्म आए हैं। टर्म में क्या क्या आए हैं जरा ध्यान दीजिएगा। ही, तो मैं ये बताऊंगा ही का यूज किसके लिए हुआ है, क्यों हुआ है। फिर यहाँ पे हिज का यूज हुआ है, तो मैं ये बताऊंगा ये हिज क्यों आया है, किसके लिए आया है। यहाँ हिम आया है, तो मैं बहुत सारी ग्रामेटिकल चीजें भी आपको बताऊंगा इसमें, ताकि जब आप 10th पढ़ते पढ़ते ही आपको सब कुछ क्लियर होने लगेगा, धीरे धीरे समझ में भी आने लगेगा। आपको कुछ नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ ध्यान से समझना है, सीखना है। और मैं आपको बहुत सारी चीजें इसमें ग्रामेटिकल टर्म बता दूंगा कि जब आप पास करोगे ना तो आपको लगेगा कि मुझे इंग्लिश में बहुत कुछ आता है। आपको अलग से माइंड पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक। अच्छा, मैं इसमें कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूँ कि जब मैं ग्रामर करूंगा ना, आप लोग कहोगे तो मैं ग्रामर भी पढ़ा दूंगा, तो मैं कैसे बताऊंगा ना, थोड़ा आपको एक बार 1 मिनट के लिए बस वो देख लो। ये क्या है, आई सॉ अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग अगो, ये लिखा हुआ है। जैसे हिंदी में वाक्य बनता है राम जाता है सीता खाती है, वैसे अंग्रेजी में भी बनता है। तो अंग्रेजी में जब आप ट्रांसलेशन का बुक लेते होंगे तो वहां आता होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी से मिलकर के अंग्रेजी के सेंटेंस बनते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से ही अंग्रेजी का एक सेंटेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या इसमें ऐसा हो रहा है। देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट है। सॉ मतलब सी का सेकंड फॉर्म है, सी सॉ शी। सी मतलब देखना। सॉ पास्ट टेंस है, V2 है तो देखा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट है, फिर ये प्रीपोजिशन है। फिर क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। डबलिन है क्या, नाम है तो नाउन हो गया। जैसे राम सीता गीता पटना दिल्ली बिहार, ये सब क्या है, नाम है तो नाउन होता है। अब प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले यूज, जैसे मैं तुम यह वह, इसी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ही सी दे देम देयर्स। तो वही है ये, जैसे ही का यूज हुआ है, हिज का यूज हुआ, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। तो मैं बताऊंगा आगे सब क्यों यूज हो रहा है। तो देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, फिर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, फिर एडवर्ब का यूज हुआ है। तो एक सेंटेंस में इन सारी चीजों का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही यूज होता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो 8 है ना, इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज होता है। तो मैं एक एक वर्ड को तोड़ के बताऊंगा, लेकिन मुझे अभी एक्सप्लेन करना है तो मैं भी इतना नहीं जाता हूं। मैं बस आपको बता रहा हूं कि देखो आई क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या है, प्रोनाउन है, जो नाउन के बदले में यूज होता है। तो एक बात बताइए, जब ये आई प्रोनाउन है तो आई किसके लिए आया है, क्या कर रहा है। फर्स्ट लाइन, आई सॉ अ प्ले। प्ले का मतलब खेलना भी होता है, प्ले का मतलब नाटक भी होता है। नाटक मतलब होता है जो स्टेज पे प्रोग्राम होता है उसको नाटक बोलते हैं। तो क्या बोलता है, आई सॉ अ प्ले इन डबलिन, मैंने डबलिन में एक नाटक देखा। कौन बोल रहा है, राइटर बोल रहे हैं। राइटर कौन है, आरसी हचिनसन साहब। ये कह रहे हैं कि आई सॉ अ प्ले इन डबलिन, मतलब मैंने डबलिन में एक नाटक देखा। डबलिन एक शहर का नाम है, यूरोपियन कंट्री, जो इंग्लैंड अमेरिका ये सब यूरोपियन कंट्री है, तो वहां पे एक शहर है जिसका नाम है डबलिन। जैसे यहाँ पे पटना दिल्ली मुंबई है, वैसे ही वो है डबलिन। तो ये कहते हैं मैंने डबलिन में एक नाटक देखा। तो देखो, तो ये आई जो है ना किसके लिए यूज हुआ है, राइटर आरसी हचिनसन साहब के लिए, लेखक के लिए। आई का यूज किसके लिए हुआ है, लेखक के लिए। लेखक ने अपने लिए, मतलब लेखक भी इस स्टोरी में खुद को रखा है, वो खुद इस स्टोरी में है। तो देखो, आई सॉ अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग अगो इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन अ स्मॉल इरिश कंट्री टाउन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मैंने डबलिन में एक नाटक देखा जिसका मुख्य पात्र या मुख्य किरदार या हीरो, मुख्य हीरो कौन था, एक एल्डरली मतलब बूढ़ा कॉर्न मर्चेंट। एल्डरली मतलब होता है बूढ़ा, यंगर मतलब होता है जवान, ठीक। तो कह रहा एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। एल्डरली कॉर्न मर्चेंट मतलब एक बूढ़ा मक्के का व्यापारी।
देखो कॉर्न मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, कॉर्न मतलब होता है मक्का। आप कॉर्न खाते हो ना, कॉर्न फ्लैक या पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न से याद रखो, कॉर्न का मतलब मक्का, मक्के का व्यापारी, कॉर्न मर्चेंट इन अ स्मॉल एरियस कंट्री टाउन। ये एक छोटा सा स्मॉल एरियस कंट्री टाउन के हैं, ठीक ना। तो उसमें ये नाटक देखते हैं। फिर यूज हुआ है ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटी, मतलब वह जो आदमी था ना, वह बहुत ही बेचैन, निराश और हताश था। अब यहाँ पे ही का यूज हुआ है। ही का यूज किसके लिए हुआ है? ही का यूज हुआ है कॉर्न मर्चेंट के लिए, मक्के के व्यापारी के लिए। पता कैसे लगा? क्योंकि इसे ही से पहले वाला जो लाइन है ना, उसमें चर्चा किसकी की जा रही है? मक्के की व्यापारी की। किसकी चर्चा हो रही है? मक्के के व्यापारी की। तो इसीलिए ये जो ही है किसके लिए यूज हुआ है? कॉर्न मर्चेंट के लिए। किसके लिए यूज हुआ है? कॉर्न मर्चेंट के लिए, मक्के का व्यापारी के लिए कर रहा है। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटी, मतलब ये जो मक्के का व्यापारी है ना, ये क्या है? बहुत ही निराश है, हताश है। हिज हार्ट वाज डिक्की, उसका जो दिल है ना, वो भी क्या हो गया है? कमजोर हो गया है। हिज नेफ्यू, नेफ्यू मतलब होता है भतीजा। हिज नेफ्यू वाज चिटिंग हिम, उसका नेफ्यू जो है ना, उसे क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है। हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो ऑन अ हॉलीडे, मतलब उसकी वाइफ जो है ना, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि वो हर हॉलीडे पे 10 यूरो, ये क्या है? 10 यूरो खर्च कर देती है, ठीक। अब जरा इसमें, इस लाइन में हम ग्रामेटिकल टर्म को समझते हैं। यहां हिज आया है, हिज हार्ट, किसके हृदय की? हिज मतलब होता है उसका, उसकी, तो उसका हृदय, डिक्की मतलब कमजोर, कमजोर हो गया है। तो किसका हृदय कमजोर हुआ है? कॉर्न मर्चेंट का, मक्के का व्यापारी का। क्यों हो गया है? क्योंकि इसको निराश और हताश होने का दो कारण है। एक तो इसकी पत्नी जो बहुत ज्यादा खर्च करती है, दूसरा इसका भतीजा जो इसे धोखा दे रहा है, ठीक। तो कहता है, यहाँ पे देखिए लिखा है, हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, हिज वाइफ हैज द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो ऑन अ हॉलीडे, मतलब उसका जो है नेफ्यू इसको धोखा दे रहा है और इसकी पत्नी क्या कर रही है? 10 यूरो खर्च कर दे रही है। Altogether, the pace of life was getting too much for him, and in a moment of despair, he uttered a great cry from the heart. कह रहा है कि द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, इस प्रकार से जो है ना, जीवन है जो उसके लिए क्या है? बहुत ही तेज है। जिंदगी क्या हो रहा है? उसके लिए बहुत ही तेज बीत रहा है। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, अपने दुख या निराशा के घड़ी में, ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, वह दिल से कहराते हुए, मतलब वो तो बेचारा निराश है, परेशान है, तो दिल से कहराते हुए क्या कहता है? देखो वो क्या कह रहा है, ये जो कॉर्न मर्चेंट है वो क्या कह रहा है? दे टेल मी दैट, दे मतलब वे लोग, मतलब ये किसी और की बात कर रहा है कॉर्न मर्चेंट। They tell me there is an aeroplane now that goes at 1000 mile an hour. Now that is too fast. तो वो कहना चाह रहा है कि वे लोग मुझसे कहते हैं कि एक एरोप्लेन है जो 1000 माइल पर आवर की स्पीड से जाती है, यह तो मेरे लिए बहुत ही तेज है, ठीक। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना, ये जो राइटर्स है भाई, ये सब बताना चाह रहे हैं कि जो कॉर्न मर्चेंट है ना, इसकी दो समस्याएं हैं। एक तो इसका नेफ्यू जो इसको धोखा दे रहा है, दूसरी इसकी वाइफ जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। इस वजह से बेचारा निराश है, हताश है, परेशान है, ठीक। अब वो इस बात को समझाने की कोशिश करता है एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक उदाहरण के थ्रू। जैसे हमारे लाइफ में कोई समस्या आती है तो हम उससे मिलता जुलता एग्जाम्पल लेकर के उसको, कोई सामने वाला आदमी है तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मक्के का व्यापारी है, ये किस तरीके से समझा रहा है, सो देखिए। ये कह रहा है, दे टेल मी दैट देयर इज एन एरोप्लेन दैट गोज 1000 माइल एन आवर, नाउ दैट इज टू फास्ट, की एक एरोप्लेन है जो 1000 माइल पर आवर की स्पीड से जाती है, जो कि बहुत तेज है। तो अब एक बात बताइए, क्या ये जो एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा है मक्के का व्यापारी, क्या इसकी समस्या से ये मिलता जुलता है? जो इसकी समस्या है कि इसकी वाइफ बहुत खर्च कर देती है, इसका नेफ्यू उसको धोखा दे रहा है, इसका एरोप्लेन की तेज गति से कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है, बहुत ही इलॉजिकल बात है, ठीक। तो देखिए अब आगे क्या कहता है, नाउ दैट इज टू फास्ट, जो बहुत ही तेज है। फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। देखो फॉर मी का यूज हुआ है यहाँ पर किसके लिए? राइटर आरसी हचिंसन साहब कह रहे हैं कि फॉर मी, मेरे लिए, ये राइटर साहब के लिए जो है। फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग मतलब होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव। ये जो लाइन है ना, इस स्टोरी में जो ये लाइन है ना, ये लाइन जो हमारे राइटर साहब है उनको ये लाइन बहुत पसंद आता है, ये एग्जाम्पल। तो राइटर साहब क्या कहते हैं, फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इरिलेवेंट टू हिज सिचुएशन। मतलब यह जो लाइन है ना, यह मेरे लिए बहुत ही आकर्षक है, क्योंकि एक आदमी किस तरीके से अपनी समस्याओं को बहुत ही इर्रेलिवेंट, मतलब जो मिलता जुलता नहीं हो, वैसे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश
कर रहा है। ठीक, तो ये लाइन जो है इस राइटर साहब को बहुत पसंद आता है।